देखिए, एक बड़ी घटना हुई थी उस टाइम। एक तनिष्क का शोरूम था सदर क्षेत्र में और उसमें डकैती हुई थी। और उस समय की अखबार की सुर्खियां बना हुआ था ताज एक्सप्रेस पर एक्सेल गैंग का आतंक। शायद उस वक्त आपकी पोस्टिंग उसी जनपद में ही थी। हाँ, देखिए। सवाल एक पुलिस वालों की तरफ से कि एज अ पुलिस ऑफिसर एक छोटी सी चूक हो जाना और बड़ी कार्रवाई हो जाना, ये क्या टफ नेचर नहीं दिखाता अभिभावक का? कभी कोई पुलिस की गलती भी होती है तो ऐसे पुलिस कर्मियों को भी चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई आवश्यक है ताकि जो अच्छा काम करने वाले हैं उनका मोटिवेशन हो सके और जो बुरा काम करने वाले, गलत पुलिसिंग करने वाले लोग हैं वो डिमोटिवेट हो सके। तो आवश्यक तो है। पुलिस विभाग में लघु दंड, दीर्घ दंड, क्षुद्र दंड, अलग अलग प्रकार के दंड हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग करते हैं कार्रवाई। जितनी बड़ी गलती होती है उसी हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होती है। वर्तमान में देखा गया है कि छात्र आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, नाबालिग रहते हैं और वो कहीं ना कहीं हद तक एक अपराध व अपराधियों की श्रेणी में कदम रख रहे हैं। ऐसे छात्रों पर कैसे कमांड करेंगे? कोई ऐसा नहीं कि कोई उसको गलत काम करने के बाद बचने की संभावना आज की डेट में उसकी बहुत कम है। युवाओं में शस्त्र प्रदर्शन का एक बड़ा तबका जो देखा जा रहा है कि जो युवा है सोशल मीडिया पर आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ शस्त्र प्रदर्शन करने के चक्कर में, वो अपने आप को फेमस करना चाह रहे हैं। तो ऐसे जो क्राइम है उन पर कंट्रोलिंग कितना टफ है? ऐसा ही मीर एरिया थाने में एक झगड़ा हुआ है, लड़कों के ग्रुप बने हुए हैं और उसमें नाबालिग लड़के हैं। कुछ ऐसे लड़के थे लालगंज में जिन्होंने सुपर 5000 करके एक ग्रुप बना रखा था, किसी ने टाइगर ग्रुप बना रखा था और उसमें नई उम्र के लड़के हैं और अचानक से वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। एक बार ग्रुप में मैसेज करते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अब बहुत कम ऐसा होता होगा कि एफआईआर दर्ज ना हो, क्योंकि इतने सारे चैनल बन गए हैं एफआईआर दर्ज कराने के कि एफआईआर तो दर्ज होता ही होता है। नशे के सामान भी ऑनलाइन पहुंच रहे हैं लोगों के घर में। एक बड़ी चुनौती है रायबरेली पुलिस को। लोगों के घर बकायदा नशे का सामान ऑनलाइन डिलीवर होता है, पकड़ना कितना टफ है? रायबरेली के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी प्रोवाइड हो गए। जी। सीसीटीवी कितने लग गए हैं और अभी कितनी उम्मीद है, किस प्रकार से कंट्रोलिंग करना चाह रहे हैं? ये आपको नहीं लगता है कि इतना ज्यादा कंट्रोल कर देता प्राइवेसी का हनन हो जाएगा? हमारी सिविल पुलिस ने मिलकर एक महिला को वहां पे पकड़ा था। जब उसके कागज चेक किए गए थे तो वो चाइना की सिटीजन थी। लेकिन देर से गाड़ियों की तस्करी होती है, 4 व्हीलर्स की। क्या ये सीसीटीवी तब भी वर्क करेंगे जब आपके पुलिसकर्मी कोई गलतियां करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। ड्यूटी से गैर हाजिर है या ड्यूटी के दौरान वो सो रहा है या लगातार कुछ काम नहीं कर रहा है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर बेशक कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई आनाकानी करता है तो सीनियर ऑफिसर बैठे हैं दर्ज कराने के लिए। उसके बाद भी आईजीआरएस पोर्टल बना हुआ है, 1076 सीएम हेल्पलाइन नंबर है, तो उसमें जांच होके एफआईआर हो जाती है। कार्रवाइयों में देर हो जाती है। कार्रवाइयां जो स्तर पे है, नीचे स्तर पे है, वो या तो मामले को दबाने में लग जाते हैं। इसमें एक गाइडलाइन है, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 की गाइडलाइन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यदि अपराध की प्रवृत्ति 7 साल से कम है, 7 साल से कम अपराध में सजा है यदि, तो उसमें डायरेक्ट अरेस्टिंग पे पुलिस को रोक है। शख्सियत से रूबरू करवाने से पहले आपको ले चलते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार, जिसको गंगा द्वार भी कहा गया, जहां की फिजाओं में मिलती है आत्मिक शांति, प्राकृतिक सौंदर्य, जिसका असर आसपास के इलाकों में बखूबी महसूस किया जा सकता है। और उसी हरिद्वार के पास बसे एक गांव से बिलोंग करते हैं हमारे गेस्ट इन द रूम। हमारी खास शख्सियत भी अपने शांत स्वभाव, दृढ़ निश्चय और सौम्यता के चलते एक पुलिस अधिकारी है। वर्तमान में भारतीय सेवा के अधिकारी, 2013 बैच के आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर यशवीर सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे ले चलूंगा उनकी तरफ। सर, थैंक्स अ लॉट, आपने समय दिया मेरे चैनल को। थैंक यू। थैंक यू सर, बिना समय व्यर्थ किए मैं स्टार्ट करता हूं। तो टीम ने काफी वर्क किया आपके पीछे। हाँ। ये चीजें जानकारी मिल सके। सर, जानकारी ये भी मिलती है कि आप वेटनरी के क्षेत्र में थे, आपने सेवाएं दी। आपका रुझान सिविल सर्विस की तरफ कैसे आया? क्योंकि बड़ी चीज है, आप मेडिकल क्षेत्र में थे, सिविल सर्विस की तरफ आप आ गए। तो क्या माना जाए इसको कि पहाड़ी क्षेत्रों में सेवा दे रहे थे, वहां की कठिनाइयां कुछ ऐसी थी कि उन परिस्थितियों में आपको ढलना पड़ा? देखिए, जैसा आपने कहा 2002 बैच मेरा वेटनरी का है, पन्नागर यूनिवर्सिटी से एंट्री वर्ष 2002 है। 2007 में हमारी डिग्री पूरी हुई। उसके बाद एज अ वेटनरी ऑफिसर अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जॉब लगा और लगभग 4 साल तक अपनी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में मैंने एज अ वेटनरी ऑफिसर सेवाएं दी। वहाँ पर
जानवरों का इलाज किया, गांव वालों से मिले। इसी दौरान साथ के कुछ लोग और सीनियर्स तैयारी यूपीएससी की तैयारी में जुटे हुए थे, उन्हें देख के हम लोगों को मोटिवेशन मिला। हमारे साथ में और लड़के भी तैयारी में निकले। सीनियर्स का सिलेक्शन भी हुआ, कुछ लोगों का फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन हुआ, कुछ लोगों का आईआरएस में सिलेक्शन हुआ। तो उनको देखकर लगा कि हम लोगों को भी तैयारी करनी चाहिए और हम लोग भी सर्विस में रहते रहते तैयारी शुरू कर दी। तैयारी करते चले गए। जी सर तैयारियां कैसे करते थे कि कॉपी किताब जो भी थी आपके मटेरियल जितना था वो गवर्नमेंट सर्विस में थे तो लंबी छुट्टी नहीं मिल पाती थी, तो दिल्ली से जाके किसी कोचिंग का क्लास नोट्स ले आते थे। और जब प्री क्लियर हो जाता था उस दौरान छुट्टी लेके 1-2 महीने की मेंस से पहले वहाँ जाकर के अच्छे से तैयारी कर लेते थे, उस कोर्स को रिवाइज कर लेते थे। और मेंस क्लियर हो जाता था, फिर इंटरव्यू तक पहुँचते थे। 2 बार इंटरव्यू तक पहुँचा, 2 बार सिलेक्शन हुआ है। एक बार 713 रैंक आई थी, फिर दूसरी बार 315 रैंक आई। जानकारी निकली। हाँ, तो 2 बार सिलेक्शन हुआ है। टोटल लगभग 5 अटेम्प्ट मुझे लगे सिलेक्शन कराने में। इसका रीज़न एक यही है जो आपने बताया कि मैं नौकरी के साथ-साथ, और शादी भी हो गई थी, नौकरी के साथ-साथ फैमिली भी थी, लेकिन तैयारी भी साथ-साथ चल रही थी। जिम्मेदारियां हाँ, बढ़ती जी, चली। जी। तो एक चीज तो आपने क्लियर कर दिया कि ये आपके सेकंड अटेम्प्ट में जब आपने क्लियर कर दिया था यूपीएससी, तो आखिरकार क्या कारण था कि इंटरव्यू भी क्लियर किया, रैंक भी 713 आ गई आपकी, उसके बाद भी डॉक्टर यशवीर सिंह ने नहीं ज्वाइन किया तो नहीं ज्वाइन किया। तो क्या माना जाए कि ये दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास था आपका कि इस बार नहीं ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट टाइम निकल जाएगा, मैं नेक्स्ट टाइम ज्वाइन। हाँ, देखिए चूंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में था, वेटनरी ऑफिसर पोस्टिंग थी और बहुत अच्छी सर्विस है वेटनरी ऑफिसर की भी, और अच्छे स्थान पे थे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, सुंदर प्राकृतिक एरिया है पूरा, और समय भी मिल रहा था पढ़ाई का। तो सबने डिसाइड किया, फैमिली से डिस्कशन हुआ कि फिर से अटेम्प्ट दिया जाए और इसमें ज्वाइन करेंगे तो शायद नई सर्विस में जाके पढ़ने का उतना समय ना मिल पाए। तो उसको हमने ज्वाइन नहीं किया, जो थर्ड अटेम्प्ट में जो सिलेक्शन हुआ था, और फिर से तैयारी शुरू की। फिर फोर्थ अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, फिफ्थ में फाइनल सिलेक्शन हुआ। फोर्थ अटेम्प्ट का आपने जिक्र किया, फोर्थ अटेम्प्ट में आजकल भी जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो भी ये गलतियां कर रहे हैं कि रोल नंबर को लेकर मिस्टेक्स हो जाती हैं, रोल नंबर जो भरना है कुछ नंबर को लेकर मिस्टेक, तो शायद आपसे भी हुई थी शायद फोर्थ अटेम्प्ट में ऐसा कुछ। हाँ, उस टाइम चूंकि हड़बड़ाहट रहती है एग्जाम देते हुए, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उस टाइम पैनिक ना करें। एग्जामिनेशन पेपर जब होता है तो बहुत सारे पेजेस छूट गए, बीच में क्वेश्चन छूट गए, गोला भरना छूट गया, बुकलेट कोड छूट गया। तो बहुत सारी गलतियां उस दौरान प्री में हो गई थी, जबकि हर बार प्री क्लियर हो जाता था। 5 अटेम्प्ट में प्री क्लियर हुआ, लेकिन उस बार जो है ये सारी गलतियां हुई और फोर्थ अटेम्प्ट में, थर्ड में फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी फोर्थ में प्री क्लियर नहीं हो पाया। तो एक दुख की घटना हुई हम लोगों के साथ में। फैमिली ने भी कहा कि इससे अच्छा तो थर्ड वाले में ही ज्वाइन कर लेते, तो लेकिन हमने फिर फिफ्थ अटेम्प्ट फिर से दिया, तो हो गया। गया। तो इस आगे की जनरेशन के लिए कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि ये माइनर सी गलती है, ये पूरे जीवन भर का रह जाता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है कि जब आप प्री दें या मेंस दें, प्री हम लोगों के टाइम में अलग तरीके का होता था। उसमें सब्जेक्ट लास्ट हमने जब दिया था उसमें सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस आते थे, अब सब्जेक्ट नहीं आता है। तो लेकिन क्वेश्चंस के पार्ट छूट जाते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन के एक क्वेश्चन में ही 3 पार्ट होंगे, तो हमने 2 पार्ट अटेम्प्ट कर लिया, तीसरा पार्ट छूट गया उसमें। तो इस तरीके से गलतियां होती हैं। कभी कभी पेजेस पलटने भूल जाते हैं, कभी कभी ये होता है कि 5 में से 3 करने होते हैं, हम उस चीज़ को सही से नहीं देख पाते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्जामिनेशन पेपर में, इससे पहले तैयारी, लिखने की तैयारी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम लिखना है। टोटली पूरी तरह प्रिपरेशन जी, माइंडली होनी चाहिए। सर ये भी जानकारी मिलती है कि जानकारी कितनी सही है वो आप ही क्लियर करेंगे कि पहली फील्ड ट्रेनिंग आपकी बतौर थाना अध्यक्ष सहारनपुर जनपद में हुई थी, आपने वहां सेवाएं दी। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है। 2015 में थाना अध्यक्ष वाला जो पहला जो चार्ज होता है, जो एक आईपीएस ऑफिसर को लगभग 6 माह के लिए थाने का पोस्टिंग मिलता है, थाने की जो कार्य प्रणाली है उसको सीखने के लिए। तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुआ था, और सहारनपुर में सदर थाना, एक शहर का थाना देखना होता है, तो सदर थाने पे थाना अध्यक्ष रहा मैं, और एक नागल थाना देहात का थाना था, उस पे थाना अध्यक्ष रहा। कोई ऐसी सीख रह गई हो जो आज भी आपके इस पद पर आने के बाद 4 चांद लगा रही हो, कि जो चीजें आपको याद रह गई और बेहतर पुलिसिंग में आपकी मदद करती है? देखिए, एक बड़ी घटना हुई थी उस टाइम। एक तनिष्क का शोरूम था सदर क्षेत्र में, और उसमें डकैती हुई थी। मुकीम काला गैंग का उसमें नाम आया था उस दौरान, और लगभग कई करोड़ की डकैती वो थी। उसमें हीरे, सोने, चांदी के जवाहरात वो सब लूट के ले गए थे डकैती डाल के। तो वो घटना मेरे कार्यकाल में, मतलब मेन थाना अध्यक्ष भी वहाँ पे थे सदर में, और मैं भी उनके साथ में नियुक्त था। तो उससे काफ़ी सीखने को मिला, उस चीज से। उससे काफ़ी सीखने को मिला। उसमें बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने सर्विलांस पे काम किया,
सीसीटीवी पे काम किया, तब नई नई थी ये सब चीज़ें, तो 2015 की बात है। सीसीटीवी वगैरह को इतना महत्व नहीं देते थे उस टाइम। उस समय तो टेक्नोलॉजी का उतना आखिरकार वो पहचान में आ गया था गैंग, और बाद में वो पकड़ा भी गया। तो एक वो अच्छा, चीजें रह हाँ, गई। अच्छा संतोष उससे हुआ कि हम लोगों ने एक अच्छा गैंग पकड़ा। पेट्रोलिंग और सर्विलांस, हाँ, दो चीजें बेहतर हैं। सर मुरादाबाद भी आपका ट्रांसफर हुआ था हाँ जी। बतौर सर्किल ऑफिसर, कटघर और सिविल लाइंस। जी, ये एएसपी वाला, सहायक पुलिस अधीक्षक वाला जो हम लोगों का फेज होता है, 1 साल का लगभग, एक जी। सवा साल का होता है। इसमें पोस्टिंग हुआ था और इसमें सर्किल का चार्ज मिला था। एक मुरादाबाद में कटघर सर्किल है, तो कटघर सर्किल का चार्ज मिला था, और फिर उसके बाद में मैं 6, 7, 8 महीने लगभग सिविल लाइन सर्किल का चार्ज मैंने देखा वहाँ पे। सर आज भी एक चुनौती बतौर अवैध शराब का एक कारोबार देखा जाता है कि आज भी अवैध शराब बिकती हैं, शिकंजा कसा जाता है, फिर नए व्यापारी निकलते हैं, फिर उस तरह। हालांकि इस सरकार में लगातार पकड़े गए। उस दौर में भी अवैध शराब का कारोबार मुरादाबाद में अपने चरम पर था। दहशत पुलिस की वहां पे भी हुई थी। कितना बड़ा टास्क रहा एज अ सी। देखिए, कटघर सर्किल जो था पशु कटान के लिए चर्चित था, तो उसको कंट्रोल किया गया वहाँ पे। पुलिस की टीम ने, हम लोगों के थाना अध्यक्ष काफ़ी अच्छे तरीके से धीरे धीरे उस चीज़ को सबसाइड किया। और जो सर्किल सिविल लाइन था, उसमें एक कॉलोनी है वहाँ पर, उस कॉलोनी में अवैध शराब निकालती है एक ट्राइब है वहाँ पे। तो वो जनजाति वहाँ पे शराब को निकालती है, उसमें बड़ी मात्रा में निकालती थी उस टाइम। तो उससे काफ़ी क्षेत्र में, और कभी कभी वो अपमिश्रित शराब भी बनाते थे, तो वहाँ पे इंसिडेंट भी जहरीली होते थे। शराब भी हाँ, इंसिडेंट होते। जिसको कहा जाता है। जमीन के अंदर वो लोग सीमेंट के टैंक बनाए हुए थे, और उन टैंक में शराब को स्टोर करते थे। ऊपर उसके चटाई मैट ऐसा रहता था, छोटा सा उसमें होल होता था शराब निकालने के लिए, तो वो पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता था। हम लोग उसको ध्वस्त करके आते थे, बार बार गिरफ्तारियां करते थे, तब जाके उस पर कंट्रोल लगा था। सर अब चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। बतौर एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आपकी पोस्टिंग तत्कालीन अति संवेदनशील जनपद अलीगढ़ में हुई। कहा जाता है और उस समय की अखबार की सुर्खियां बना हुआ था ताज एक्सप्रेस पर एक्सल गैंग का आतंक। शायद उस वक्त आपकी पोस्टिंग उसी जनपद में ही थी। हाँ, देखिए, 2017, अप्रैल 2017 में मेरी पोस्टिंग हुई एसपी रूरल के तौर पे, और अलीगढ़ में लगभग 15 थाने वहाँ पे एसपी रूरल के अंडर में थे, ग्रामीण क्षेत्र के। और उनमें सभी क्राइम, जैसा आपने बताया, सभी क्राइम के साथ में ये मुख्य क्राइम था कि वो जो एक्सप्रेस वे है, उस पर बहुत सारे गैंग थे जो मेवात से संबंधित थे, या मथुरा के गैंग थे, हरियाणा के गैंग थे, जो गाड़ियों को टारगेट करते थे। जो ढाबे पे या रेस्टोरेंट पे, जो एक्सप्रेस वे के बगल में है इस तरीके के, वहाँ पे इस तरीके की गाड़ियों को टारगेट करते थे जिसमें महिलाएं हों, पुरुष कम हो। और ऐसी गाड़ियों के सामने वो कोई लोहे की एक्सल भी डालते थे उस टाइम, तो उसको फेंक देते थे बांध के किसी पटोकली में। तो जब गाड़ी से टकराता था तो आवाज होती थी, छन छन टाइप की आवाज होती थी, तो व्यक्ति को लगता था कि मेरी गाड़ी में कोई कमी आ गई है। उस सड़क पे जैसे ही हाईवे पर रोक के उसको अपनी गाड़ी को चेक करता, तो पीछे से आके ओवर पावर करते थे। इस तरीके के गैंग थे। और तत्कालीन पुलिस अधीक्षक थे हमारे राजेश पांडे सर, तो उनके दिशा निर्देशन में काफी गैंग्स को ऐसे को पकड़ा गया था, उन पर कार्रवाइयां हुई थी। और बाद में हम लोगों के ट्रांसफर के बाद भी काफी वहाँ पे इस तरीके के गैंग पकड़े गए, और आज की डेट में उस तरीके का आतंक बिल्कुल हाँ खत्म, बिल्कुल बिल्कुल। नष्ट नाबूद हो चुका है। इस बात से मैं आपकी पूर्णतः रूप से सहमत हूँ। सर मेहनत आत्मविश्वास के भरोसे उत्तर प्रदेश शासन ने आपको गाजीपुर की कमान दी। बतौर एसपी आपने वहां पे कमान अपने हाथों मिली। राजनीतिक नजरिए से बड़ी चुनौती थी। पूर्व के समय में राजनीतिक संरक्षणों में पशु तस्करी का व्यापार अपने चरम पर था। सुर्खियां बताती हैं एक बार कि ये चीजें किसी से छुपाई नहीं गई। लगाम लगाना कितना कठिन था? क्या लगाम लगा पाए थे या कठिन? हाँ, 2018 में पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के तौर पे मेरी पोस्टिंग हुई थी, पहली नियुक्ति थी डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के तौर पे। और बिल्कुल उस टाइम तो डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर टफ था काफ़ी, और पहली पोस्टिंग के हिसाब से बड़ा भी था जी। लगभग 26-27 थाने थे उसमें, और 40 लाख से प्लस पॉपुलेशन थी, 18 ब्लॉक थे, 7 विधायक थे, तो बड़ा बड़ा जिला था वो। टफ था मैनेज टफ करना। था उस टाइम, मेहनत की गई, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पे। प्रेशर भी बहुत आया, काम करने का प्रेशर, टीम को हैंडल करने का। पहली बार मतलब ये फ़र्क महसूस हुआ कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ होने में और अन्य पदों में कितना फ़र्क है। बहुत सारी जिम्मेदारियां, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ें फेस की, लेकिन कुल मिला के अच्छा टेन्योर वहाँ पे रहा। सर ये जानकारी भी मिलती हैं और उन चीजों पर मैं आज भी चाह रहा हूं कि आज आप उस चीज पे क्लियर कर दें कि इतनी मेहनत और
कारगर कार्यशैली के बाद भी आपके ऊपर एक लांछन लगा, हम्म। आप पर आरोप लगा, आपके अधीनस्थ कर्मचारी सिपाही ने एक 9 पन्ने का सुसाइड नोट तक लिख दिया था। आज उन चीजों को मैं क्लियर करने के लिए सोच रहा था कि आखिरकार उस सिपाही ने ऐसा क्यों किया। उसमें ये बात भी अखबार की सुर्खियां बनी कि बात यहां तक आ गई कि उस शख्स ने आपको जान से मारने की धमकी दी। देखिए, उसने एक वीडियो वायरल एक अपने अकाउंट पे किया था, जिसमें जो आप बता रहे हैं सारी बातें उसने बोली थी। उसका किस जनपद का था ये? ये जनपद सोनभद्र में था मामला, और उस कांस्टेबल की पत्नी जनपद सोनभद्र में तैनात थी हमारे अंडर में, और पति पत्नी का विवाद था। काफी काउंसलिंग थाने के द्वारा की गई पति पत्नी की, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। अंततः पत्नी ने खुद को, यानी महिला कांस्टेबल ने खुद को आग लगा के आत्महत्या कर ली थी, और इसके ऊपर उसका प्रताड़ना का केस लिखा गया था, और सिपाही की गिरफ्तारी होके जेल गया था। तो फिर आपके ऊपर इतनी क्रूरता हाँ, कैसे इसी से रुष्ट होके शायद उसने इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। चलिए, आज एक चीज आपने क्लियर कर दी कि चीजों पर कैसे। सर, अब रायबरेली अब आप आ चुके हैं। रायबरेली एक बेहतर जनपद आपको लगा होगा। रायबरेली आते ही आपने प्राथमिक तौर पर सीधे ट्रांसफर पोस्टिंग आपने स्टार्ट कर दी, हरी झंडी दिखा दी तबादला एक्सप्रेस को। कुछ तो ऐसा पाया होगा आपने कि तबादला करना महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ यहाँ पे चीजें थी जो लगातार मीडिया से भी इनपुट मिला, और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अन्य सोर्सेज से भी डेवलप किया गया। 2 महीने तक लगभग इस चीज पे वर्क किया गया। कुछ ऐसे सिपाही और हमारे हेड कांस्टेबल और एसआई थे जो लगातार उस क्षेत्र में जमे हुए थे, और कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गांजा और जुआ और शराब, ऐसे जितने भी ये गलत तरीके के काम हैं, उनमें कहीं ना कहीं से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से उनकी सहभागिता थी। तो ऐसे लोगों को वहां से शफल किया गया, हटाया गया, लाइन हाजिर किया गया, सस्पेंड किया गया, और लगातार हर महीने इस तरीके के लोगों को चिन्हित करके उनके स्थान से शंट किया जाता है, जहाँ भी कम महत्वपूर्ण स्थान पे। तो उसका कोई रिजल्ट देखने को मिला? हाँ, उसका बेशक उसका रिजल्ट देखने को मिला है, और काफी हद तक जो इस तरीके के क्राइम थे आपके, जो चोरियों के क्राइम, उस टाइम चोरियां बहुत बढ़ी हुई थी, तो मारपीट की घटनाएं, उनमें लगाम लगी है, और क्राइम ओवरऑल कम हुआ है जी। सर, आपने कई जनपदों में अलग अलग तौर तरीके देखे हैं, आपने सेवाएं दी रायबरेली में, क्या अलग आपको देखने को मिला? यहाँ की पुलिसिंग जो थी, चुनौतियां भी रही काफी। जैसे आप रायबरेली आए वैसे ही चीजें आपने खुद ही बताया कि किस प्रकार से चुनौतियां रही, किस प्रकार से अवैध चीजें कहीं ना कहीं हद तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ी हुई थी, तो उस पर आपने कार्रवाई की। और क्या क्या चुनौती रायबरेली पुलिसिंग में आपको लगा रायबरेली आने के बाद पुलिसिंग में बदलाव को लेकर? देखिए, रायबरेली में एक्सीडेंट तो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमारी आपका इस पे डिस्कशन हो चुका यहाँ पर चूंकि हाईवे है पूरा, लखनऊ से प्रयागराज वाला बहुत अच्छा रोड है, बन गया है। हाँ, और उस पर गाड़ी भी बहुत तेज चलाते हैं, इसलिए एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत रहती हैं। और जो बड़े वाहन है, डंपर हैं, जो व्हीकल्स हैं जिनमें बालू और सीमेंट और आपका गिट्टी इत्यादि मोरम सप्लाई होता है, तो उससे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत। रायबरेली लगभग 5 नेशनल हाईवे रायबरेली से होकर गुजरते हैं, तो इसी वजह से थोड़ा वो ट्रैफिक, इसलिए एक्सीडेंट की संभावना है। तो एक तो एक्सीडेंट से यहाँ पे चुनौतीपूर्ण है, एक्सीडेंट को रोकना, ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना, ये एक चुनौतीपूर्ण है। बाकी सांप्रदायिक दृष्टि से जनपद सामान्य है, क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से भी लखनऊ रेंज में सामान्य जनपद में आता है। दूसरा, भू विवादों का काफी यहाँ पे, चूंकि कीमती जमीनें हैं, तो जमीनों पे अवैध कब्जे को लेके, या इस तरीके के लोग जो माफिया टाइप के हैं, वो जमीनों पे, सरकारी जमीनों पे कब्जा करने का प्रयास, तो वो लगातार हम लोगों का प्रयास बना रहता है कि इस तरीके के लोग सक्सेसफुल ना हो पाए अपने मिशन में। अभी भी माफिया कोशिश कर रहे हैं अपने आप अपने पैर को। भू माफिया, उनको कैटेगराइज किया गया है, जो इस तरीके की जमीनों को टारगेट करते हैं, विवादित संपत्तियों को खरीदते हैं, सरकारी जमीनों पर नजर रखते हैं, तो उन पे लगातार हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। कभी कभी ये शांत स्वभाव को थोड़ा टफ करने का भी मौका आता होगा, तो उसको कैसे टैकल करते हैं? हाँ, देखिए, जैसा जरूरत पड़ती है पुलिसिंग के हिसाब से, वैसा अपने आप को मोल्ड करना पड़ता है। जहाँ नरम स्वभाव से काम चल जाता है वहाँ नरम से करते हैं, जहाँ शक्ति की आवश्यकता होती है वहाँ शक्ति अपने करते हैं। शासन की मंशा है कि जनता की समस्याओं का निराकरण समय से हो, निम्न स्तर पर ही कर लिया जाए उसको। इसके लिए आपके द्वारा कुछ विशेष प्रयास किए गए, जिसकी जानकारी हम लोग को मिलती है। उसके क्या परिणाम आए? जैसे कि आपने स्टार्ट किया था कि सीईओ लेवल के अधिकारी ग्रामीण अंचल में जाएंगे और वहां पर जाकर चौपाल लगाकर जन सुनवाई करेंगे। वर्तमान में शायद वो थोड़ा सा डाउन हुआ। देखिए, जैसा आपने बताया, वो बीच में कुंभ की वजह से, कुंभ का मेला लगभग हमारा जो 50-55 दिन चला, उसके बाद त्योहार आए, तो उसकी वजह से थोड़ा शिथिल हुआ है। लेकिन ये प्लान बनाया गया था और कार्यरत भी किया, और अच्छा रिजल्ट इसका आया। गांव-गांव जाके कि प्रत्येक थाना अध्यक्ष सप्ताह में 4 दिन ग्राम चौपाल लगाएगा, और ग्राम चौपाल में ही वहाँ के बीट आरक्षी को बुलाएगा,
और अन्य विभाग के जो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जो अन्य विभाग हैं, उनको भी, टीचर हैं वहाँ के, ग्राम प्रधान हैं, चौकीदार जो हैं, लगातार लोगों से इंटरेक्ट होते हैं उन तो लोगों को। उनकी एक अच्छी सी मीटिंग करें। जो उस गांव में जिला बदर हैं उनको चेक करें, घर में जो हिस्ट्री शीटर हैं उनको भी तस्दीक करें कि भैया आप कोई घटना दुर्घटना तो नहीं कर रहे हैं, क्राइम तो नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। और जो अच्छे लोग हैं उनमें विश्वास भरें, ताकि पुलिस के लिए जो ये आप आम आदमी के मन में जो भय है कि वो फ्रेंडली नेचर पुलिस का थोड़ा वो सा आना उनको चाहिए, दिखना मित्र पुलिस के दावे जो है धरातल पे उतरने चाहिए, हाँ, शासन की मंशा जमीन पे आनी चाहिए। ये किया जाए। सर पहले का दौर दूसरा था, वर्तमान का दौर दूसरा है। सोशल मीडिया का दौर आ चुका है। कोई भी आरोप प्रत्यारोप आसानी से पुलिस पर लगाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियोस भी सामने आ जाती हैं। इन घटनाओं को लेकर आपका क्या कहना है, कैसे कारित हो जाती हैं और इस पर लगाम लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा? हाँ जी, बिल्कुल। सोशल मीडिया सेल हम लोगों के हर जनपद में बना है यूपी पुलिस का, और उसमें एक इंस्पेक्टर लेवल की नियुक्ति है। जो तमाम जितनी न्यूज़ चलती हैं, फेक न्यूज़ हो चाहे सच्ची न्यूज़ हो, आपके पोर्टल से हो, यूट्यूबर की हो, उन सब पे डिस्ट्रिक्ट से संबंधित जो भी न्यूज़ है उस पे नज़र रखी जाती है और एसपी को उसके बारे में अवगत कराया जाता है। सीनियर ऑफिसर्स को भी हम लोग ब्रीफ करते हैं, जो डायरेक्शन मिलता है उसके हिसाब से उस पे हम लोग जवाब भी लगाते हैं, और जो कार्रवाई होनी होती है वो कार्रवाई भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हमेशा मतलब फेक न्यूज़ ही होती है, र्यूमर होती है, कभी-कभी वो सही भी होती है और उन पे कार्रवाई की आवश्यकता होती है, हम लोग कार्रवाई भी करते हैं। 50-50 का देखा जा सकता है कि कभी-कभी जो आरोप है वो असत्य भी पाए जाते जी, हैं और जांच के बाद वो सत्य भी पाए जा सकते हैं। आरोप असत्य भी होते हैं और जाँच के बाद वो सत्य पाए जाते हैं, तो कार्रवाई भी करते हैं। कभी-कभी पुलिस की गलती भी होती है, तो ऐसे पुलिस कर्मियों को भी चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। सर एक मैसेज रायबरेली की पुलिस में आपका एक कन्वे हो चुका है कि गलती होगी तो सीधे कार्रवाई हो जाएगी। सवाल एक पुलिस वालों की तरफ से कि एज अ पुलिस ऑफिसर एक छोटी सी चूक हो जाना और बड़ी कार्रवाई हो जाना, ये क्या टफ नेचर नहीं दिखाता अभिभावक का? ये जितनी चूक हो उसके हिसाब से पुलिस में दंड बने हुए हैं। पुलिस विभाग में लघु दंड, दीर्घ दंड, क्षुद्र दंड, अलग-अलग प्रकार के दंड हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग करते हैं कार्रवाई। जितनी बड़ी गलती होती है उसी हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होती है। कार्रवाई आवश्यक है ताकि जो अच्छा काम करने वाले हैं उनका मोटिवेशन हो सके, और जो बुरा काम करने वाले, गलत पुलिसिंग करने वाले लोग हैं वो डिमोटिवेट हो सके। तो आवश्यक तो है, करना पड़ेगा। करना। सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कहा है उन्होंने कि माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं, जो बाकी हैं वो दुहाई मांग रहे हैं, पर बड़ी चुनौती है अपराधियों का पनपना। वर्तमान में देखा गया है कि छात्र आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, नाबालिग खून रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं हद तक एक अपराध व अपराधियों की श्रेणी में कदम रख रहे हैं। ऐसे छात्रों पर कैसे कमांड करेंगे? और सिर्फ इतना नहीं, युवाओं में शस्त्र प्रदर्शन का एक बड़ा तबका जो देखा जा रहा है कि जो युवा है सोशल मीडिया पर आगे बढ़ रहे हैं सिर्फ शस्त्र प्रदर्शन करने के चक्कर में, वो अपने आप को फेमस करना चाह रहे हैं। तो ऐसे जो क्राइम है उन पर कंट्रोलिंग कितना टफ है? देखिए, जैसे आपने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी का, शासन का, डीजीपी महोदय और सीनियर ऑफिसर जितने हैं, सबका क्लियर कट डायरेक्शन है कि जो भी गलत काम करे या अपराध करे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साफ सुथरा काम करने वालों को प्रमोट करने की आवश्यकता है। पब्लिक की अच्छे से अच्छी सुनवाई हो, थाना अध्यक्ष और सभी समस्त अधिकारी जनपद के पब्लिक की सुनवाई करें, सौहार्दपूर्ण वातावरण में अच्छे व्यवहार से उनकी सुनवाई करें। और जो इस तरीके के एलिमेंट आपने बताए हैं, जो गुंडा तत्व हैं या जो हथियारों का प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर लगातार कार्रवाइयाँ। कोई ऐसा नहीं कि कोई उसको गलत काम करने के बाद बचने की संभावना आज की डेट में उसकी बहुत कम है। उसके ऊपर एफआईआर होनी है, उसका लाइसेंस अगर है तो लाइसेंस निरस्त भी होना है, और उसके चरित्र प्रमाण पत्र को बनने में समस्या आएगी, और अगर उसको पासपोर्ट बनवाना है उसमें समस्या आएगी। तो एक मुकदमा लिखने से उसके ऊपर उसकी बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाती हैं व्यक्ति की। तो तत्काल एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तारी के सेक्शंस होते हैं तो गिरफ्तारी होती है। और जो जैसा आपने कहा शस्त्र प्रदर्शन, बहुत सारे शस्त्र हमने यहाँ पे जब यूट्यूब पे या उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे डाला तो चेक किया गया, तो एक ऑनलाइन लाइटर है, वो ऑनलाइन लाइटर मंगा लेते हैं लड़के, वो पिस्टल जैसा दिखाई देता है, तो उसको लगा के भी बहुत से लड़कों ने अपना फोटो खिंचाया है। तो बाद में वो पिस्टल बरामद भी हुआ है जो मतलब लाइटर टाइप का है। तो ऐसा भी है बहुत सी बार। छात्रों को लेकर अभी तक जवाब नहीं मिला। छात्र लगातार लड़ाई कर रहे हैं, स्कूल के बाहर लड़ाइयाँ हाँ, होती हैं, इसको हाँ। लेकर क्या चीज कर रहे हैं? देखिए, कई घटनाएं हुई हैं यहाँ पे। कोतवाली क्षेत्र में घटना हुई है जिसमें रोड रेज टाइप का हुआ है, लड़कों ने आपस में फोर व्हीलर लेके और
उसमें रेस लगाई है, फिर झगड़े हुए हैं। ऐसा ही मीर एरिया थाने में एक झगड़ा हुआ है, लड़कों के ग्रुप बने हुए हैं और उसमें नाबालिग लड़के हैं। कुछ ऐसे लड़के थे लालगंज में जिन्होंने सुपर 5000 करके एक ग्रुप बना रखा था, किसी ने टाइगर ग्रुप बना रखा था, और उसमें नई उम्र के लड़के हैं और अचानक से वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, एक बार ग्रुप में मैसेज करते हैं, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। इसमें अभिभावकों को, सीनियर ऑफिसर का डायरेक्शन है हम लोगों के कि अभिभावकों को बुला के जरूर समझाया इस जाए बात से अवगत कराया जाए कि और आगे गलती होगी आगे तो गलती होगी तो आप लोगों कार्रवाई से की गुरेज जिम्मेदारी। नहीं किया जाएगा। और जो व्हीकल उन्होंने यूज किया है उस व्हीकल को भी हम लोग, नाबालिग अगर उसका बिना ड्राइविंग लाइसेंस के किया है तो उस व्हीकल पे भी हम कार्रवाई करते हैं। शस्त्र यदि उसने अपने पिता का या किसी का प्रदर्शन किया है उस पर भी कार्रवाई करते हैं। तो कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसमें तत्काल कार्रवाइयाँ हुई हैं, कमी भी आई है चीजों कमी भी आई है कमी भी चीजों आई में। सर अभी एक जिक्र आपने किया कि लाइटर गन ऑनलाइन आसानी से प्रोवाइड हो जाता है। नॉट इवन अ लाइटर गन, नशे के सामान भी ऑनलाइन पहुंच रहे हैं लोगों के घर में। एक बड़ी चुनौती है रायबरेली पुलिस को। लोगों के घर बकायदा नशे का सामान ऑनलाइन डिलीवर होता है, पकड़ना कितना टफ है? देखिए तो मुश्किल है, टफ तो है, क्योंकि आज की डेट में जैसे जो थिनर होता है, जो डायल्यूटर डाइल्यूटर होता है, व्हाइटनर लगाते हैं, उसको भी लोग नशे के तौर पे यूज यूज करते कर हैं। रहे हैं। कुछ मेडिसिन हैं पेन किलर, जिनको भी नशे के तौर पे लोग यूज कर ले रहे हैं। लाइटर को मंगा ले रहे हैं पिस्टल की शेप में, उसको डराने में यूज कर ले रहे हैं। ऑनलाइन चाकू मंगा ले रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी ऑनलाइन अवेलेबल हो गई हैं जो दुरुपयोग की जा सकती हैं। तो इसमें योजना बना रहे हैं कि इसको किस तरीके से, नया चैलेंज है हम लोगों के लिए, किस तरीके से रोका जाए। इसके लिए योजना बना रहे हैं कि कितनी सफलता मिलती है, देखते हैं आने वाले समय में। वर्तमान में आपकी एक योजना तो काफी कारगर साबित हो रही है। रायबरेली के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी प्रोवाइड हो गए। जी। सीसीटीवी कितने लग गए हैं और अभी कितनी उम्मीद है, किस प्रकार से कंट्रोलिंग करना चाह रहे हैं? ये आपको नहीं लगता है कि इतना ज्यादा कंट्रोल कर देगा प्राइवेसी का हनन हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सीसीटीवी तो शासन की और डीजीपी हेडक्वार्टर की सबसे बड़ी हम लोगों के लिए अपेक्षा है, और ऑपरेशन त्रिनेत्र इसके लिए चलाया गया था। उससे बहुत सफलता मिली है। इनफैक्ट जो लूट के, छिनैती के, रोड क्राइम है, बहुत सारे मर्डर, अनवर्कआउट केसेस कैमरे की मदद से, सीसीटीवी की मदद से वर्कआउट हुए हैं। और अपराध करते हुए अपराधी को भी ये डर है कि कहीं कैमरे की नजर में ना आ जाए, तो अपराध का प्रिवेंशन भी हुआ है। लगभग जनपद में 18,000 कैमरे जन सहयोग से, और जो मद हम लोगों को मिला है, जो पैसा मिला है सरकार की तरफ से, उससे लगाए गए हैं। अभी भी फाइनेंशियल ईयर में कैमरों के लिए ट्रैफिक में पैसा आया, कैमरे लगाए गए, बहुत हाई रिजोल्यूशन के कैमरे, नाइट विजन कैमरे, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन वाले कैमरे लगाए गए, चौराहे चौराहे पे चिन्हित करके। साथ में जो पीए सिस्टम हम लोगों का है, जिससे कि कंट्रोल रूम में बोल के ही वहां से कंट्रोल किया जा सकता है ट्रैफिक। तो ये बहुत अच्छा रहा और इससे बहुत सारी घटनाएं वर्कआउट हुई। आगे भी लगातार हम लोग कैमरे तो लगाते रहेंगे और इसका यूज करते रहेंगे। इसका एक इंटीग्रेटेड, अभी 18,000 से और ऊपर जाएगा? हाँ जाएगा। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम भी पुलिस लाइन में बनेगा, जिसमें वहीं से बैठ के सारे जनपद के लगभग 400 पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, 400 पॉइंट का विजुअल हम लोगों को मिलेगा। और वहीं पे हम 400 जगह अपनी ड्यूटी लगाएंगे और लगातार वहीं से बोल के कंट्रोल रूम से माइक के थ्रू, और उनको अलर्ट भी रखेंगे, कहीं जाम लगेगा तो वो भी दिखेगा। ये पूरी योजना है। अपराधियों के लिए चक्रव्यूह रच दिया गया है। फंसे टेक्नोलॉजी का यूज करके आगे टेक्नोलॉजी के साथ अपराधी भी आगे बढ़ रहे हैं, ये इस बात से बिल्कुल गुरेज है। सर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पहुंचेंगे तो साइबर अपराधों की तादाद बढ़ गई है, श्रेणियां तक बढ़ गई हैं। लोगों के अकाउंट से पैसों का लेन देन हो जाता है, अवैध तरीके ही कह सकते हैं उनको। कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से, अभी रिसेंटली एक मामला आपके सामने आया था, कॉन्फ्रेंस कॉल की गई, फिर उसके बाद पैसा डायरेक्टली ट्रांसफर हो गया। रायबरेली में कितनी घटनाएं हो चुकी हैं, एक नॉर्मल सा आंकड़ा चाहिए। ये साइबर अपराध, कुछ अनुमान लग रहा है कि कैसे लगाम लगाया जा सकता है? जी। साइबर अपराध, लगातार साइबर अपराधी भी अपनी नई नई तकनीक खोजते रहते हैं अपराध करने के लिए, और लगातार हम लोगों की तरफ से, पुलिस और एजेंसीज जितनी हैं, सरकार की तरफ से नई नई उनके लिए चेक बैलेंस किया जाता है। एनसीआरपी पोर्टल है, जिसपे यदि नेशनल क्राइम रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग पोर्टल जो है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, उस पर आप जाके अगर अपना कोई भी अपराध आपके साथ होता है तो उसकी आप लोग, आम आदमी या जिसके साथ भी अपराध होता है, उसकी सूचना डिटेल डाल सकते हैं। जिस मोबाइल नंबर से आपका साथ में साइबर फ्रॉड किया गया, उस मोबाइल नंबर को डाल सकते हैं। यदि किसी बैंक अकाउंट का यूज हुआ है तो उसको डाल सकते हैं। उस पर लगातार नजर रखी जाएगी, ब्लॉक किया जाएगा। उस मोबाइल का कहीं भी लोकेशन होगा, मूवमेंट करेगा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, तो उसकी संबंधित डिस्ट्रिक्ट को जानकारी भी दी जाएगी। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि पहले मात्र ओटीपी तक ही सीमित था साइबर क्राइम,
कि किसी भी तरीके से साइबर अपराधी ओटीपी प्राप्त कर लेता था और फिर आपके अकाउंट से पैसा निकालता था। अब बहुत सारे तरीकों से उन्होंने दूर से बैठे रिमोट कंट्रोलिंग आपके फ़ोन की ले लेंगे, ऐप एपीके ऐप डाउनलोड करा के, तो कोई भी इस तरीके की ऐप जो या कि कोई इस तरीके का सॉफ्टवेयर या कोई इस तरीके की फाइल जो आपको संदिग्ध लगे उसको कतई ओपन ना करें। और ओटीपी तो किसी को बताना ही नहीं हुआ, अपना इस तरीके का ओटीपी बिल्कुल नहीं बताना। कॉन्फ्रेंस कॉल आपने बताया, कॉल मर्ज करके वो कहते हैं कि कोई आपका रिलेटिव बताएंगे कि वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, कॉल मर्ज करके जो ओटीपी, कॉल से ओटीपी पता करने का जो टेक्निक है, तो उसको कॉल से ओटीपी को पता कर लेंगे और आपके पैसा निकाल लेंगे। तो कॉल मर्ज भी एक नया फ्रॉड चला है। इसके अलावा फोटो मॉर्फ कर देते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये तमाम चीजें हैं जो साइबर अपराधी कर रहे हैं आप बुलिंग करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा है, आजकल सब बहुत सेंसिटिव हैं और पूरा सरकार इसमें पूरा बनाए हुए है, पोर्टल बनाया है और इसमें कमी भी आई है। यदि आम जनता थोड़ा इतना ध्यान रख ले कि अपना मोबाइल, अपना सिम कोई उनका दुरुपयोग ना कर पाए, क्योंकि साइबर क्राइम करने के लिए सिम, इंटरनेट का होना और एक सिम का होना आवश्यक है कॉल करने के लिए। दूसरा एक खाते का होना, बैंक अकाउंट का होना भी आवश्यक है, जिसमें वो अवैध धन जो ठगी किया है, जो साइबर अपराधी ने ठगी किया है, उसमें जा सके। तो ये दो चीजों का क्या करते हैं कि जो साइबर अपराधी हैं किसी व्यक्ति के मोबाइल सिम को आधार कार्ड से सिम निकलवा लेते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना है। इसके लिए पोर्टल भी है, टैफकॉप पोर्टल है, TAFCOP। टैफकॉप पोर्टल पे यदि कोई व्यक्ति जाके अपना चेक करना चाहे, आधार नंबर से अपना चेक कर सकता है कि मेरे आधार नंबर पे कितने सिम मिले हैं, और उसको लगता है कि कोई अनऑथोराइज सिम उसके नंबर से चल रहा है तो उसको तत्काल बंद कराए। वो साइबर अपराधी उसको साइबर अपराध में यूज कर सकते हैं। गाँव के लोगों का किसी योजना के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा के उसकी पासबुक, ATM साइबर अपराधी अपने पास ले लेते हैं। वो हमारे परिचित ही होते हैं लेकिन साइबर अपराधी होते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता। और हमारे अकाउंट का यूज, हमारे ATM का यूज, वो जो पैसा पीड़ित से ठगते हैं उसमें उसी अकाउंट में डाल के निकालते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि साइबर अपराधी आपको कॉल किसी और राज्य से करे, अकाउंट किसी और राज्य में बना हुआ हो जिसमें पैसा ट्रांसफर होकर जाए, और जो पीड़ित व्यक्ति है वो किसी और राज्य का हो। तो इतना बड़ा पूरा रेमिफिकेशन एक वो इसमें है। हाँ। जाल बना हुआ है, सिंडिकेट, वो सिंडिकेट उसी तरह वर्क कर जी रहा है। जी जी। लेकिन अब कमी आई है जब से ये आधार कार्ड से इनका सत्यापन होना शुरू हुआ है और बैंक अकाउंट भी लोग जागृत भी हुए हैं, लगातार अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से, तो कमी आई है। पुलिस विभाग को लेकर इसको मिथ कह सकते हैं या आप इसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, दो चीजें। FIR लॉन्च होने में सबसे बड़ी समस्या आती है थानेदार स्तर पे, थानाध्यक्ष स्तर पे FIR जल्दी लॉन्च नहीं होती है। पीड़ित पहुंचता है, पीड़ित का आरोप, आप तक भी पीड़ित आते हैं इस बात को बताने, ये आप भी मानते हैं। लॉन्च हो गई, फिर कार्रवाई होने में देर होती है। इतनी समस्याएं क्यों आती हैं? क्या कारण हो सकता है? एज अ पुलिस ऑफिसर आपको समझना पड़ेगा। FIR अब बहुत कम ऐसा होता होगा कि FIR दर्ज ना हो, क्योंकि इतने सारे चैनल बन गए हैं FIR दर्ज कराने के कि FIR तो दर्ज होता ही होता है। ऊपर से डायरेक्शन भी है कि कोई अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है तो उसको तत्काल दर्ज किया जाए। ललिता कुमारी गाइडलाइन भी है जिसमें दर्ज करना परम आवश्यक है। अगर कोई आनाकानी करता है तो सीनियर ऑफिसर बैठे हैं दर्ज कराने के लिए। उसके बाद भी IGRS पोर्टल बना हुआ है, 1076 CM हेल्पलाइन नंबर है, तो उसमें जांच होके FIR हो जाती है। उसके बावजूद भी uppolice.gov.in पे यदि आप जाएं, सिटीजन पोर्टल खोल के EFIR का ऑप्शन व्यक्ति के पास है, उसमें भी बहुत सारे मामलों में EFIR दर्ज करा सकता है व्यक्ति और डायरेक्ट उस थाने पे दर्ज हो जाएगी। तो FIR वाला ऑप्शन तो बहुत, मैं नहीं मानता कि कहीं आज ऐसा होगा कि FIR में देरी हो रही हो या दर्ज ना हो रही हो। FIR तो दर्ज हो रही है, और अगर नहीं दर्ज कोई करता है तो उसके पास में अन्य माध्यम है दर्ज कराने के। कार्रवाइयों में देर हो जाती है। कार्रवाइयां जो स्तर पे है, नीचे स्तर पे, वो या तो मामले को दबाने में लग जाते हैं या इसमें समझना पड़ेगा कि पीड़ित व्यक्ति जो है, उस जिसके साथ में क्राइम हुआ है, वो चाहता है कार्रवाई उसके पक्ष में हो, ऑब्वियसली। अब पुलिस मौका मुआयना करती है, 112 की गाड़ी UP 112 हर जिले में लगभग 5 से 6 मिनट में, 7 मिनट में पहुंच जा रही है घटनास्थल पे, अटेंड कर ले रही है, फर्स्ट इंस्टेंस पे क्राइम को अटेंड कर ले रही है, पीड़ित को अटेंड कर ले रही है, मेडिकल हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है तुरंत। इतनी कार्रवाइयां हो जाती हैं। फिर उसमें एक गाइडलाइन है, अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 2014 की गाइडलाइन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यदि अपराध की प्रवृत्ति 7 साल से कम है, 7 साल से कम अपराध में सजा है यदि, तो उसमें डायरेक्ट अरेस्टिंग पे पुलिस को रोक नहीं कर सकते उसमें। ये बात लेकिन जो पीड़ित है उसको
समझाने पे वो सोचता है कि पुलिस मेरे विपरीत है या दूसरे आदमी की मदद कर रही है, क्योंकि कार्रवाई का मतलब व्यक्ति की नज़र में अरेस्टिंग है। अरेस्टिंग तो होनी चाहिए, जिसने मेरे साथ अपराध किया है उसकी अरेस्टिंग निश्चित होनी चाहिए। और पुलिस यदि उसको बताने लगती है कि इसमें अरनेश कुमार की गाइडलाइन है या 7 साल से कम की सजा है, जो कि लीगल है, जो प्रावधान है, जो करना भी चाहिए, तो व्यक्ति उस चीज को सुनने को तैयार कभी कभी नहीं होता और इस चीज की शिकायत करता है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। बस इतना सा फ्रिक्शन आजकल चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग कार्रवाइयां लगातार कर रहे हैं संतुष्टि पब्लिक की बढ़ाने के लिए। और आईजीआरएस पोर्टल पे जैसा मैंने बताया, उसमें ग्रेडिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट्स की कि संतुष्टि का प्रतिशत किस जनपद में कितना ज्यादा है। जहां असंतुष्ट फीडबैक ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा असंतुष्ट है, उन डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ पे कार्रवाई भी हो रही है। सर, रायबरेली आने के बाद एक चीज जो सबसे अलग आपको बनाती है अन्य पुलिस अधीक्षक के मुकाबले, जो भी लिस्टिंग रही है लगातार आप स्वयं देखें, दरोगाओं से आपने डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन कर दिया था कि जो दरोगा स्तर पे, हालांकि शासन का ही आदेश है कि आप थानाध्यक्ष स्तर, सीओ स्तर पे आप कोऑर्डिनेशन करें, बट आपने एक नई परिपाटी का चयन किया कि दरोगा स्तर पर भी आपने कहा कि एक बार इंटरेक्ट करते हैं। सर, क्या थॉट प्रोसेस था उस चीज को लेकर? ये हमारे जो रेंज और जोनल ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स, उनका डायरेक्शन है कि कभी कभी थाना अध्यक्ष से नीचे लेवल पे वो बात जो वास्तव में मैसेज है या जो भी निर्देश हैं सरकार के, शासन के, डीजीपी हेडक्वार्टर के, वो नहीं पहुंच पाते। तो बीच बीच में पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, चौकी इंचार्जेस से, और जो मूलतः विवेचक हैं जो हर केस की विवेचना करते हैं, और मेन विवेचना का ही काम पुलिस का है। यदि एफआईआर होती है तो प्रॉपर उसमें अच्छी तरीके से विवेचना हो जाए, और विवेचना अगर अच्छी होगी तो उसमें सजा भी होगी और पीड़ित व्यक्ति संतुष्ट भी होता है, और जो एक्यूज्ड है, जो क्रिमिनल है, उसके हौसले पस्त होते हैं अगर अच्छी विवेचना करके उसके खिलाफ चार्जशीट इत्यादि फाइल की जाती है। तो इसलिए बीच बीच में चौकी इंचार्जेस से और सब इंस्पेक्टर से भी अब तो बुलाने की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती, गूगल मीट के माध्यम से, अन्य माध्यम से। ये भी इस वजह से भी बढ़ गया है क्योंकि ये सहूलियत मिल गई है कि ऑनलाइन भी मीटिंग की जा सकती है। तो डायरेक्शन 10 मिनट का, 15 मिनट का मीटिंग करके पास कर दिया। सर, रायबरेली की ही बात नहीं करूंगा, अन्य पुलिस अधिकारी भी इस चीज से तारुफ रखते हैं कि पुलिस के कर्मचारियों व अधिकारियों के आत्मबल को लेकर उनका उच्च अधिकारी क्या कर रहा है। एक बड़ी चीज है कि विभाग में भी आत्मबल और की बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि वो लगातार आपका विभाग आपके लिए समर्पित है। एक ही चीज, जमीन विवाद होगा तो पुलिस को याद किया जाएगा, आपसी विवाद होगा जब पुलिस को याद किया जाएगा, महिला संबंधी अपराध हुए पुलिस को याद किया जाएगा, यानी हर छोटी से छोटी चीज पुलिस के ही पास आती। तो अपने कर्मचारियों के लिए आत्मबल बढ़ाने के लिए आपके द्वारा कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है या जिसका ये मैसेज कन्वे हो कि पब्लिक डीलिंग थोड़ा आसान हो? देखिए, पुलिस हेडक्वार्टर के माध्यम से, डीजी हेडक्वार्टर के माध्यम से, शासन के माध्यम से बहुत सारे ऐसे हमारे कर्मचारियों के लिए, अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं, जिसमें आपका पीएसपी अकाउंट है और बड़े बड़े बैंक हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक के साथ में हम लोगों का अनुबंध है। यदि एक्सीडेंट से किसी कर्मी की डेथ होती है तो उसमें 70 लाख रुपया तक भी उसको मिलेगा। इसके अलावा मल्टी स्टोरी, जो जैसे आपने पुलिस लाइन में देखा होगा, कई सारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं, सिपाही और रहने खाने की सुविधाओं के लिए अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि शख्स अपने घर से दूर रह रहा है तो उसको वो महसूस, तो रहने की सुविधाएं बहुत अच्छी हो गई हैं। इसके अलावा वर्दी भत्ता उनको मिलता है, अन्य कई तरीके के भत्ते मिलते हैं। और अभी जैसे कुंभ में ड्यूटी करने हमारे कर्मचारी गए थे तो उनको मोटिवेट करने के लिए 10,000 रुपया प्रति व्यक्ति के खाते में गया है, शासन की तरफ से गया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से गया है। तो 10,000 रुपया तो इससे काफी मोटिवेटेड है। उसके अलावा उनको 7-7 दिन का रिवार्ड लीव भी मिला गया है। जो अच्छा ड्यूटी करते हैं उनको छुट्टी भी मिलती है। तो मोटिवेशन के लिए काफी काम किया जा रहा है। और पुलिस बल इसीलिए, जब तक उनका मोटिवेशन नहीं होगा तो वो डिमोटिवेट फील करके करेंगे तो फिर उतना अच्छा इफिशिएंसी उनका कम हो, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। तो छुट्टी पे विशेष बल दिया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य पे विशेष बल दिया जा रहा है, उनके रहने पे विशेष बल दिया जा रहा है। और यदि वो कुछ विशेष ड्यूटी करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त कुछ अनुदान भी मिलता रहता है। सब आप लगातार सेवा देते आ रहे हैं, जितने भी हैं सभी लोग। कोविड महामारी का भी एक प्रकोप रहा, एक दौर रहा। जी, हम पीछे चलेंगे थोड़ा सा। कोविड महामारी के दौर में, जब कोविड महामारी है तब आप तत्काल समय में आप लखनऊ में थे, जी, एसडीआरएफ कमांडेंट थे। जी। दो बड़ी चुनौतियां रही, एक आपको सेवा देनी थी जो आपका कर्तव्य था,
दूसरा पारिवारिक जिम्मेदारियां। उस कोविड के बीच में इवन मैंने भी अपने परिवार का एक सदस्य खोया। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे विश्व ने अपने किसी न किसी जानने वाले को खोया था उस दौर में। उस दौर में कैसे आपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, कैसे सामंजस्य बैठाया था उस दौर में? देखिए, बड़ा टफ दौर था वो। और चूंकि ऐसी बीमारी आई थी जिसके बारे में कुछ आइडिया किसी को था नहीं, सब लोग घबराए हुए थे। क्या इसका असर होगा, क्या इसका परमानेंट इलाज है, शुरू में कुछ नहीं पता था किसी को। और एसडीआरएफ कमांडेंट के तौर पे मेरा नियुक्ति था लखनऊ में। और उस टाइम देखा गया कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एसडीआरएफ, पीएसी सब एक लाइन लेंथ में काम कर रहे थे कि किसी भी तरीके से इस महामारी से लोगों की बचा जा सुरक्षा सके। करनी है। और जो भी गाइडलाइन शासन की तरफ से मिलती थी, मुख्यालय की तरफ से मिलती थी, उसको हम लोग एक यूनिट की तरह, मतलब ये भेद नहीं था कि मैं एसडीआरएफ में हूँ, कि पीएसी में हूँ, कि जिले पे हूँ, कि रेलवे में हूँ, सबने मिलकर बहुत अच्छे से उसका निर्वहन किया। हाँ, ये जरूर था कि फैमिली से थोड़ा दूर रहना पड़ता था, और ये सभी ने शायद ये सावधानी रखी भी हो कि यदि हम बाहर से कहीं से 2-3 दिन ड्यूटी करके बाहर से आ रहे हैं तो अपने आप को 1-2 दिन आइसोलेट करके, ताकि बीमारी यदि कोई हम लोगों को हुई हो तो फैमिली को ना हो पाए। तो टफ दौर था, लेकिन आ, उसको अच्छे से निकाला गया। सबने मिलजुल के उस महामारी से बाहर निकले अच्छे से। सब सिद्धार्थनगर का एक वाकयात याद आता है मुझे कि आप रिसर्च टीम ने हालांकि वो जानकारी निकाली है, विदेशी महिला नागरिक को पकड़ा गया था, खतरा था देश को लेकर, कुछ ऐसा वाकयात हुआ था। विदेशी महिला नागरिक चीन की तरफ से या नेपाल की तरफ से कोई महिला को पकड़ा गया। हाँ, वहाँ पे देखिए बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर है सिद्धार्थनगर में। कई थाने सिद्धार्थनगर के नेपाल को टच करते हैं। उधर लुम्बिनी है वहाँ का, जो टच करता है। और भी कई सारे एरिया हैं, जो बबनी थाना है वो टच करता है, कपिलवस्तु थाना है वो टच करता है। तो मूवमेंट लगातार लोगों का रहता है, क्योंकि बॉर्डर ऐसा नहीं कि कोई बीच में परमानेंट दीवार है या कंक्रीट स्ट्रक्चर है कि मतलब इधर का आदमी उधर नहीं जाएगा। तो गांव के लोग एक गांव से दूसरे गांव, ऐसा होता है कि इंडिया का गांव है और उसकी रिश्तेदारी उधर नेपाल में है, नेपाल के रिश्तेदारी इंडिया में है, तो वो लोग टू एंड फ्रो मूवमेंट करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में गलत तत्वों की, मादक पदार्थों की या इत्यादि चीज़ों की तस्करी भी होती है। और इस तरीके के जो लोग हैं वो उस बॉर्डर का इस्तेमाल करके बिना वैलिड वीज़ा पासपोर्ट के इंडिया में एंट्री करते हैं। ऐसी ही एक महिला को वहाँ पे एसएसबी की टीम ने, वहाँ पे जो सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल जो लगा रहता है वो, और हमारी सिविल पुलिस ने मिलकर एक महिला को वहाँ पे पकड़ा था। जब उसके कागज चेक किए गए थे तो वो चाइना की सिटीजन थी। तो उस पे फिर एफआईआर लिखी गई थी कि वो इलीगल तरीके से। ये पोरस बॉर्डर का जिक्र इधर से ही होता है। पोरस बॉर्डर पर जब वाहन जो चोरी के थे उनकी तस्करी की जाती थी, या किसी प्रकार से जो अन्य चीजों की तस्करी भी आराम से की जाती थी। देखिए, वो वहाँ पे समस्या बनी रहती है, और लगातार एसएसबी की टीम और पुलिस की टीम बहुत सारे घटनाओं को रोकती भी है, लेकिन संभावना बनी रहती है। लगातार पुलिस अलर्ट भी रहती है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं, वायर्स भी लगे हैं, ड्यूटी भी लगी है। लेकिन कभी कभी मादक पदार्थों की तस्करी, या जैसा आपने बताया, इन सब चीज़ों की तस्करी वहाँ पे हो जाती है। और फिर लेकिन देर से गाड़ियों की तस्करी होती है, 4 व्हीलर्स की तस्करी। चोरी की गाड़ियों को चोरी की गाड़ी नेपाल में पार कर दी जाती है। और नेपाल में चूंकि गाड़ी हम लोगों की इंडिया के कंपैरिजन में बहुत महंगी है। जो गाड़ी यहाँ पे 1 रुपए की है वो वहाँ पे 2 रुपए की है, मतलब डबल का फर्क है। तो वो तत्काल, चूंकि वहाँ तक हम लोगों का जुरिस्डिक्शन नहीं जाता है, तो एक बार अगर उधर गाड़ी चली जाती है तो वो उसमें फ्रीली उससे चलाते हैं अपने देश में। तो वहाँ से ये समस्या है कि ये जो इस तरीके के गिरोह हैं जो वाहनों की तस्करी करते हैं, वो चोरी करके वाहन को तत्काल जो है नेपाल में किसी तरीके से क्रॉस कराते थे। उस टाइम ऐसे गैंग को हमने पकड़ा भी था, 5-6 गाड़ियां बरामद भी की थी उसमें, उस चीज में। जी जी, काफी सफलता। रायबरेली में कुछ ऐसा खास देखने को मिल रहा हो अभी तक, जिस पर अभी आगे आपकी टीम वर्क कर रही हो कि इस चीज से और बेहतर हो सकता है? जैसे पहली चीज तो आपने बताया सीसीटीवी की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे क्राइम कंट्रोल में काफी हद तक देखा जाएगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। दूसरा आपने बताया कि एक्सीडेंटल केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर भी ये सीसीटीवी वर्क करेंगे। क्या ये सीसीटीवी तब भी वर्क करेंगे जब आपके पुलिसकर्मी कोई गलतियां करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा जहाँ लगा है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने चिन्हित कर लिए हैं, जहाँ पे हम लोगों की पिकेट्स भी लगेंगी। और उन पिकेट्स पे हम लोग दायित्व भी देंगे कि आपको वाहन चेक करना है,
आपको ट्रैफिक कंट्रोल करना है, वहाँ पर अगर कोई कर्मी कोई इस तरीके की कार्रवाई करता हो पाया गया कि ड्यूटी से गैर हाजिर है या ड्यूटी के दौरान वो सो रहा है या लगातार कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर बेशक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। जैसा कि हमारे साथ मौजूद थे रायबरेली के एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह, उन्होंने साफ साफ बताया कि किस प्रकार से चीज़ों को टैकल किया जा रहा है, रायबरेली में पुलिसिंग को बेहतर करने के लिए किस प्रकार से प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि किस प्रकार से वो अपने संघर्ष और अपने दृढ़ निश्चय के चलते आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, और शायद आप भी इस रैंक पर, इस जगह पर पहुंच सकते हैं अगर आपके अंदर भी दृढ़ निश्चय है और आप भी इतने साहसी हैं कि जिस प्रकार से आपने अपने लक्ष्य को साधा है उस लक्ष्य को आप हासिल कर सकें। और यही एक वक्तव्य, यही एक बात, यही एक मैसेज कन्वे करने के लिए अनकट न्यूज ने इस शो की शुरुआत की है, जिसका नाम है शह और मात। धन्यवाद।